बाजार बोलता है इसमें एफआईएस का डेटा एक बार देख लेते हैं, ग्लोबल इंडिसेस का हाल और साथ ही टॉप गेनर्स और लूजर्स। तो एक बार शुरू करते हैं पहले एफआईएस के डेटा से। एफआईएस का डेटा देखें तो एफआईएस की सेलिंग थी 2519 करोड़ रुपए की फ्राइडे के सेशन में, और साथ ही डीआईएस की बाइंग देखने के लिए मिली 3759 करोड़ रुपए की। तो एक अच्छा खासा नेट फ्लो आ रहा है इंस्टीट्यूशन की साइड से, लेकिन डीआईएस की साइड से आ रहा है। एफआईएस अभी बायर्स नहीं बने। साथ ही एक बार देख लेते हैं आज ग्लोबल इंडिसेस किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिगर्स तो सारे ही ग्लोबली पॉजिटिव ही चल रहे हैं इस समय। डाउ जोन्स अच्छा बढ़कर बंद हुआ था, शंघाई बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन हैंसेंग में ग्रीन मार्क बना हुआ है। निकाई और कोस्पी में करीब 1 से 1.25% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कि आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में गरवारे हाईटेक का यहाँ पर करीब 10% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। ये काउंटर लगातार अच्छा चल रहा है। आइनॉक्स ग्रीन में करीब 10% का उछाल है, वीनस पाइप में 8%, सोना कोमिस्टार में करीब 7.5%, मदरसन में आज 7.25% का उछाल है। उसका एक रीज़न भी है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही एक बार देख लेते हैं आज के सत्र में कौन से काउंटर हैं जो कि अभी तक टॉप लूजर्स बने हुए हैं। तो उसमें LIC करीब 4.25%, डोम्स करीब 3%, BLS करीब 2.5%, अनुराग करीब 2.5% और आवास फाइनेंशियल करीब 2.5%। तो ये कुछ काउंटर हैं जहां पर कि थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें और जिनका इम्पैक्ट हम मार्केट्स पर देख भी रहे हैं। ट्रंप ने स्मार्टफोन और लैपटॉप पर टैरिफ में ढील दे दी है, उनको फिलहाल के लिए टाल दिया है, डेफर कर दिया है। और अगर हम देखें तो अमेरिका में चीन से बड़ा इंपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, इंडिया से भी काफ़ी कुछ होता है अमेरिका को एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, लेकिन चीन तो बहुत ही बड़ा प्लेयर है इस चीज़ में और उसका एक सीधा बेनिफिट चाइना को मिला है। लेकिन ये अमेरिका खुद झुका है या चाइना ने कोई रिक्वेस्ट की है, इस पर भी काफ़ी कुछ सवाल उठे पूरे वीकेंड्स में, और हमने देखा छुट्टियों के समय में। समीर सर, जिस तरह के सवाल उठे कि डोनाल्ड ट्रंप जितनी अकड़ दिखाकर टैरिफ लगा रहे थे, उतना ही यू टर्न बहुत तेज़ी से लेते हैं वो, और वो इस तरह से डालकर लेते हैं कि चाइना ने रिक्वेस्ट किया। आपको लगता है चाइना जिस तरह की नेचर रखता है, चाइना ने सही में रिक्वेस्ट किया होगा डोनाल्ड ट्रंप से कि आप हम पर कृपा कर दीजिए? Very difficult for me to say whether China ने रिक्वेस्ट की, but I can definitely tell you कि यूएस के जो कंपनीज है जैसे एप्पल या HP या डेल, जिनके रॉ मटेरियल या जो भी प्रोडक्ट्स वो लेते हैं सब चाइना से आते हैं, उन पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहती थी। So they have definitely made a request to the US government for these exemptions. Otherwise, it could hurt their business opportunity and prospects, and also hurt future growth for IT industry in the US, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी स्पेस है फॉर यूएस का। इट्स द सर्विस सेक्टर जो यूएस की है, तो probably it has come more from the US companies more than from China, क्योंकि चाइना तो अभी भी टैरिफ वॉर पे तुली है, where they are also constantly saying that if you increase on us we will increase on you. So difficult for me to say कि चाइना ने की है, but definitely from the US there is some pressure on Donald Trump to ensure कि इन्फ्लेशन या फिर प्राइसेस उतने ज्यादा चेंज ना। जी अंशुल भाई, सेटल हो गए आप? हाँ जी सर। अच्छा, दो चीज़ें मैं पूछूंगा। एक कि निफ्टी के इतने अच्छे सर्ज के बाद क्या लेवल्स दिख रहे हैं आपको? दूसरा कि 3 काउंटर, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर अमेरिका ने टैरिफ में ढील दी है, तो रेडिंगटन, डिक्सन, एम्बर एंटरप्राइजेज, इन सभी में हमने देखा था कि फ्राइडे के सेशन में भी काफ़ी अच्छे जंप देखने के लिए मिल रहे थे, 5 से 6% के। आज भी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। इन तीनों काउंटर्स पर राय और उसके साथ निफ्टी का व्यू। सर निफ्टी में 23,050 और 23,412 ये दो टारगेट थे, लगभग दूसरे टारगेट के पास खुला है। ओपन हाई के साथ है, तो आज बहुत हद तक साइडवेज और थोड़ा सा लास्ट आवर में प्रॉफिट बुकिंग आने की भी संभावना है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है, एक बार प्रॉफिट बुक करके आप साइड में बैठना चाहिए। बैंक निफ्टी भी 52,000 हमारा टारगेट था, वीकली स्विंग आई, उसके ऊपर हम खुले हैं। तो अब अगला लॉजिकल टारगेट जो बनता है वो 53,888 का बनता है, जो अगेन वीकली स्विंग आई है। बट इसी मूव में, इसी स्ट्रेच में आ जाएगा ऐसा लगता नहीं है। अब यहाँ से कंसोलिडेशन वगैरह की जरूरत है, तो आई वुड होल्ड माई हॉर्सेस में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा साइडवेज बैठना पसंद करूंगा। मेरे लिए एक जो फर्स्ट मूव थी स्विंग लो 21,700 21,800 स्वीप होने के बाद जो फर्स्ट मूव थी,
वो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से कंसोलिडेशन की बहुत जरूरत है, एटलीस्ट 3 से 4 दिन की। उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ फॉलो थ्रू मूव आएगा। तो मैं बेरिश नहीं हूँ, बट बुलिश सेटअप पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार साइड में बैठना चाहिए। तो ऐसा कंसोलिडेशन हो जाए ताकि स्टॉप लॉसेस छोटे हो जाए, तो फ्रेश ट्रेड लिया जा सकता है। और ये डिक्सन टेक, एम्बर एंटरप्राइजेज और रेडिंगटन, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर हमने देखा, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, इस तरह के जो गैजेट्स हैं, स्मार्टफोन्स, इन सभी पर जो ड्यूटी में ढील दी गई है, राहत दी गई है, उसका बेनिफिट फ्राइडे को तो मिला, ये आज भी मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं इनका चार्ट सेटअप? ठीक है, रेडिंगटन में 230 रुपये निकलना बहुत जरूरी है। उसके बाद चार्ट पे ये अपना ब्रेकआउट रिक्लेम कर लेगा, तब स्टॉक में 280 290 तक की अपसाइड आएगी। एम्बर में ऑलमोस्ट क्लाइमेटिक मूव थी, जिसके बाद 8,000 से 5,600 का टारगेट भी कर लिया। तो मेरे लिए स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, मैं अवॉइड करूंगा। डिक्सन में जरूर 13,062 जो मेक और ब्रेक लेवल था, उसको गैप से तोड़ा, गैप से वापस रिक्लेम भी किया। तो यहाँ पे एक पुल बैक समवेयर अराउंड 15,800 तक आती हुई दिख सकती है। बट आउट ऑफ द थ्री, रेडिंगटन में थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ है, बट मैं ट्रेडिंग के लिहाज से मैं तीनों काउंटर को अवॉइड करना ज्यादा पसंद करूंगा। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो है, ऑटो और ऑटो पार्ट्स पर भी टैरिफ में ढील आ सकती है। इसकी वजह से हमने देखा कि आज मदरसन सुमी जैसे काउंटर्स में अच्छा एक जंप देखने के लिए मिल रहा है। समीर सर, जो होना था डैमेज वो हो चुका है इन सभी काउंटर्स पर, जैसे लाइक मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, या अभी और होना बाकी है, फॉर इंस्टेंस टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स में? डैमेज तो काफी हो चुका है, लाइक यू राइटफुली सेड, पर वैल्यूएशंस थोड़े अभी भी उनके हाई है। इवन दो स्टॉक्स में काफी करेक्शन है। अगर आप देखें मदरसन सुमी 210 से आई थिंक ऑलमोस्ट 125 या कुछ गया था, आई डोंट नो व्हाट टुडेस प्राइसेस, बट काफी नीचे गिरा था। बट इवन आफ्टर दैट करेक्शन द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 29 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड। अगर आप देखें तो जो आपने दूसरा कहा सोना बीएलडब्ल्यू, still after this correction, I think 800 से या 750 से कुछ नीचे गिरा हुआ था, and it had come down all the way to 420, 430 levels. It was still trading at 32 times earnings. So valuations वहाँ पे cheap नहीं है. So can the stocks probably move downwards or sideways for a longer period of time? Yes, I think मेरे हिसाब से थोड़ा उसमें ज्यादा लंबा consolidation होगा, क्योंकि valuations were not cheap even after correction. दूसरी बात, जो डोनाल्ड ट्रम्प की बात हो रही है कि ये may reduce tariffs, the probability is कि yes, he will reduce some amount of tariffs on auto parts also, क्योंकि इलॉन मस्क उनके जो इतने बड़े डोनर थे वो भी यहाँ काफी चीज इंपोर्ट भी करते हैं, तो obviously it hurts their prospects also. So I'm sure he will give some leeway of 3 months or maybe 6 months to set up some production manufacturing जो भी है यूएस में. So that reversal अगर आता है तो ये sentimentally positive हो सकता है, स्टॉक थोड़ा खींच सकते हैं. But I would not be in a rush to buy these counters, auto ancillaries, क्योंकि valuations अभी भी उतने attractive level पे नहीं आए हैं. अगर आप लॉन्ग टर्म 5 ईयर व्यू लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यस, यू कैन डेफिनेटली बाय बोथ ऑफ द काउंटर्स जो आपने डिस्कस किए, क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी स्ट्रांग है कंपनीज के लिए. बट एट शॉर्ट टर्म में वी फाइंड मे बी अपसाइड टू बी कैप फॉर मदरसन एंड सोना पीरियड. ठीक है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। करेंसी मार्केट में तेज वॉलेटिलिटी इस समय इंटरनेशनल मार्केट में देखने के लिए मिल रही है। डॉलर इंडेक्स जो कि 110 के स्तर पर पहुंच चुका था, वो अब टूट कर 100 के नीचे भी आ चुका है। और अगर हम देखें तो अक्टूबर के बाद डॉलर इंडेक्स इन लेवल्स पर आया है। लगातार 5 दिन से डॉलर इंडेक्स गिर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और फंड मैनेजर्स के बीच अब येन एक पसंदीदा करेंसी बनती जा रही है, और येन सितंबर के अपने हाइस पर आ गया है। यूरो भी डॉलर के मुकाबले लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है। समीर सर, करेंसी मार्केट की ये हलचल, चूँकि हमने देखा कि इसने काफ़ी कुछ डैमेज किया, सबसे ज़्यादा तो इसने इंडिया को डैमेज किया, क्योंकि एफआईज का फ्लो नहीं आ रहा था, और लोग यही बोल रहे थे कि जब तक डॉलर रिवर्स नहीं होगा, रुपया स्ट्रेंथ नहीं गेन करेगा, तब तक हम शायद एफआईज फ्लो नहीं देख पाएंगे। अभी कोई चांसेस हैं एफआईज फ्लो के, और ये जो करेंसी मूवमेंट हो रहा है दुनिया भर में, इसका कोई इम्पैक्ट होगा किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर सर? तो okay, I'll break this up into two parts. Okay, yeah. First let's talk about FI flows, क्योंकि वो मेरा अंडरस्टैंडिंग उस पर थोड़ा शायद ज्यादा है देन करेंसी रिव्यू देना. So FIs का selling has been primary because of 3 reasons. एक, uncertainty, flight of capital to safety जो US डॉलर है, invest in the US market. 2,
यूएस में डेट रेट्स काफी बढ़ चुके थे, यू वर अर्निंग अप टू 5% रिस्क फ्री बाय बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड, सो दैट वाज अ वेरी गुड रिटर्न गिवन द फैक्ट दैट अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट्स एनीवेयर बिटवीन 4 to 6% ऑन एवरेज इन अ ईयर। तो आप अगर मैं यूएस डॉलर के बॉन्ड्स लेता हूँ 5% पे, तो माय रिटर्न वाज कमिंग टू एनीवेयर बिटवीन 9 to 11% प्री टैक्स, व्हिच इज एक्सीलेंट रिटर्न फॉर एनीबॉडी इन द यूएस जहां कॉस्ट ऑफ फंडिंग इज मच चीपर। सो उस वजह से देयर वाज सम अमाउंट ऑफ एफआई फ्लो। थर्ड, मैंने कहा कि इंडिया में वैल्यूएशन थोड़े से हाई थे। नाउ थ्री दो उसमें से चेंज हो चुके हैं। एक, यूएस में बॉन्ड रेट्स हैव स्टार्टेड टू मूव डाउन, 4.3 तक आ चुके हैं, सो ऑब्वियसली द लुक्रेटिवनेस ऑफ दैट थोड़ा कम हो जाता है। सेकंड, इंडिया में वैल्यूएशंस कम हो चुके हैं, तो दैट आल्सो डजंट लुक ओवरली exaggerated on the higher side. So from those two factors, yes, will the Indian currency continue to depreciate? मेरे हिसाब से yes, it will have to continue to depreciate because China is going to keep depreciating its currency to ensure that they remain competitive when it comes to exports to global markets and all of those things. तो उस हिसाब से इंडिया को भी उनकी करेंसी थोड़ी डिवैल्यू करनी पड़ेगी, so that risk remains. But given दो other factors change हो चुके हैं, there's a very strong possibility that FI flows में resume. और अगर इंडिया में green shoots जो हम लोग बोल रहे हैं दिखने लगेंगे because of the consumption boost that is going to happen, then the markets will start seeing an uptick, and then that will automatically attract more foreigners to come क्योंकि returns दिखने लग चुके हैं. So also that has to be taken. So I believe कि FI flows should hopefully reduce on the selling side and maybe slowly we'll start seeing an uptick. Immediate रहेगा शायद नहीं, it will take another month or 2 months क्योंकि वो green shoots they are looking for will, अगर वो दिखने लगे then they will come back in a quick hurry. But we feel कि जो ज़्यादा selling थी could probably come to an end hopefully soon. ठीक है। अंशुल भाई, दो तीन काउंटर लाइक हुंडई, मारुति और इन्फोसिस, इन तीन के चार्ट सेटअप बताइए क्योंकि करेंसी के मूवमेंट से काफ़ी प्रभावित भी होते हैं, और दूसरा अब चूंकि इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं 2 दिन में, तो कैसे देख रहे हैं सेटअप? सर चारों नाम अपने ऑटो सेक्टर से लिए हैं। ऑटो अभी फिलहाल के लिए मेरे को पुल बैक में दिख रहा है, और सीनेक्स ऑटो BCR 66 का जो मेजर सपोर्ट था, गैप के साथ रिक्लेम हुआ है, तो ICR 26 तक के टारगेट दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से लार्ज कैप जितने काउंटर हैं, मारुति हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, M&M हो गया, इन सब में यहाँ से थोड़ी सी अपसाइड 3 से 5% की दिख रही है, बट फिर उसके बाद फिर स्टॉक अटकते हुए दिखेंगे। तो अपसाइड प्ले करनी है तो मारुति बेस्ट लग रहा है, उसमें प्ले किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकन मार्केट पर अर्निंग डाउनग्रेड्स आने शुरू हो गए हैं। सिटी ने S&P 500 का टारगेट 6500 से घटाकर 5800 कर दिया है। साथ ही सिटी ने EPS एस्टीमेट्स भी S&P 500 के $270 से घटाकर 255 कर दिए हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनले ने भी EPS एस्टीमेट्स अपने घटाए हैं और उन्होंने 271 से घटाकर 257 कर दिए। तो मोरलेस सभी के एस्टीमेट्स पुराने वाले भी सेम थे 270 की रेंज में, और अभी घटकर भी ऑलमोस्ट सेम आ गए 255 257 की रेंज पर। टैरिफ के चलते अनिश्चितता बनी रहेगी, मॉर्गन स्टैनले का कहना है, और 90 दिन की टैरिफ में ढील से मंदी शॉर्ट टर्म वाली जो है वो नहीं आएगी, ऐसा मॉर्गन स्टैनले का मानना है। समीर सर कैसे मान रहे हैं, ये एक रिलीफ की तरह से सोचना चाहिए इंडियन IT कंपनीज़ को कि ठीक है वहाँ पर EPS डाउनग्रेड हो गए, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी होती है तो ऑफकोर्स थोड़े अर्निंग डाउनग्रेड्स तो लाजमी है, लेकिन अगर रिसेशन की बातें हो रही थी, रिसेशन वर्सेस स्लो डाउन, या हम कहें कि एक टेम्परेरी स्लो डाउन भी नहीं तो टेम्परेरी ग्रोथ का धीमापन या ग्रोथ थोड़ी सी हैम्पर होना, अगर इन तीनों परिस्थितियों में देखें तो आप किसके साथ जाएंगे, रिसेशन, स्लो डाउन, या हम कहें कि एक टेम्परेरी फेस जिसमें कि एक आध क्वार्टर में अर्निंग डाउनग्रेड्स होंगे, उसके बाद शायद संभावना है कि ठीक हो जाएंगी, और उसका कितना असर पड़ेगा हमारी IT कंपनीज पर? So based on जो news flow फिलहाल है on the tariffs, which will come into effect maybe 90 days later, अगर वो tariffs आते हैं तो then the probability of a degrowth in earnings, I will not say growth कम होगी, I will say there will be a small degrowth in the earnings, and that could lead to some amount of recession in the US market, क्योंकि it would affect consumption, जो एक बहुत बड़ी US economy is a very consumption driven economy, right?
तो अगर कंजम्पशन पे इम्पैक्ट आता है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ते हैं, मनी इन द हैंड ऑफ द कंज्यूमर कैन नॉट बाय द सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की आप जो प्रोडक्ट्स ले रहे वही थोड़े महंगे हो रहे, so it does affect and that could lead to recession. But again, it will all be policy dependent. अगर वो वापस roll forward करते हैं और 90 days का because he sees कि investments आ रहे हैं and he wants the capex to start bearing fruit. So then the recession may not happen and then you might see a slowdown. So it is all data news dependent or policy dependent rather than news. Policy dependent है. But like I said, worst case scenario, shallow recession जो सब लोग बोल रहे हैं मेरे हिसाब से भी वही होगा worst case scenario. And best case scenario could be a slight slowdown in growth because of uncertainty. But yes, growth upside में फिलहाल तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है. So it will again, like I said, न्यूज जो आएगा वो देखेंगे. बट माय व्यू इज यूएस में थोड़ा सा स्लोडाउन होगा एंड आईटी कंपनी शुड बी अ वरीड लॉट क्योंकि अनसर्टेनिटी जब रहती है तो ऑब्वियसली स्पेंड्स कम रहते हैं. सो फॉर इंडियन आईटी कंपनीज इट कुड वेरी वेल बी कि ग्रोथ सडनली डिसअपियर्स. टीसीएस ने ऑलरेडी इफ यू सी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स वर नॉट अप टू द मार्क, देयर वाज डीग्रोथ. शायद ऐसा एक या दो क्वार्टर और ऐसे रह सकते हैं. सो दैट कुड लीड टू devaluation in IT companies in India. तो अभी भी करेक्ट हुए हैं पर वैल्यूएशंस चीप नहीं है, थोड़ा और करेक्शन उनमें हो सकता है. पर सर टीसीएस की अगर मैनेजमेंट कमेंट्री पे जाएं तो टीसीएस की मैनेजमेंट कमेंट्री शायद उतनी ख़राब नहीं थी. टीसीवी उनकी अच्छी बढ़ी थी, करीब 10.2 बिलियन से 12.2 बिलियन हो गई. मैनेजमेंट कह रहा है कि टैरिफ की शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आ सकती हैं, हमें कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है. दूसरा, उन्होंने अपनी जो मार्जिन्स की गाइडेंस थी वो भी 26 to 28% रखी हैं. चौथा कि उन्होंने ये भी कहा कि कोई क्लाइंट की डील में कैंसिलेशन नहीं है. बिल्कुल ठीक है, ये बात वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स उनके स्टार्ट नहीं हो रहे हैं कुछ क्लाइंट्स के, उनमें देरी हो रही है लेकिन टैरिफ की अनसर्टेनिटी के चलते, लेकिन कैंसिलेशन अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास. इस चीज़ के चलते आईटी में कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए. सो आपने व्हाट यू सेड इज एक्चुअली द आंसर टू योर क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहे. तो मेनी कंपनीज मे नॉट कैंसिल प्रोजेक्ट, पर अगर मैं वो प्रोजेक्ट 6 महीने डिले करूं या 1 साल डिले करूं तो आईटी कंपनीज के रेवेन्यू पे हिट ही आती है ना, बिकॉज दैट मींस माय रेवेन्यू ग्रोथ इज नॉट गोइंग टू बी देयर. सेकेंडली, फ्रेश ऑर्डर्स जो उन्होंने लिए हैं, आई एम श्योर दे आर गुड बट वी नीड टू सी व्हाट मार्जिन्स दे विल टेकन एट, क्योंकि जो बेनिफिट्स आए थे ऑफ rupee depreciation वो शायद may not happen to the same extent because we've seen a big slide in the past. थोड़ा कम हो सकता है. So again, margins is important, revenue delay is important. अगर आप देखें तो उन्होंने अनसर्टेनिटी की ये बात की है कि we are not giving salary increments at this point of time. We want to see how things are going. तो no company will come out and say कि नहीं मुझे बहुत difficult time आ रहा है. At the end of the day, they also have to look after shareholder interest. They don't want the share to have a overtly big fall. जब मैनेजमेंट आके कुछ थोड़ा भी नेगेटिव बोलती है तो आप देख सकते हो कि स्टॉक्स कैसे गिरते हैं. सो nobody is going to, no management is going to come and say कि नहीं थोड़ा difficult time है, but what they are indicating to you कि अगर delay हो रहे हैं projects, so that is telling me कि there is a bit of a slowdown and people are not willing to spend the money right away. And that is the problem for IT. And that is why the stocks have come. So is there relief? Agar in the next 90 days those tariffs don't come and uncertainty come hoti hai, then people will reinvest. So 3 months later they may take a call कि नहीं उतना problem नहीं है तो let's invest. But for the next 3 months वो uncertainty रहेगी. And if that remains, projects when they start also later, the completion also happens later, right? So that profitability may get pushed back to FY27, may not come in FY26 or FY26 पे फिर अगर आप value करने जाएंगे तो it may look expensive. So everything needs to be seen at the appropriate time. ये फिलहाल ये टाइम पे I am not very convinced कि IT में relief मिलेगी. ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं. क्रूड ऑयल से जुड़ी खबर है. 2025 में ग्लोबल मार्केट में तेल सप्लाई का सरप्लस रहेगा, ऐसा गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट कहती है. और ट्रेड वॉर के चलते 2026 में भी इम्पैक्ट आ सकता है. दैट मीन्स कि
ट्रेड वॉर के चलते डिमांड थोड़ी सी सप्रेस हो सकती है और 2025 में तेल की जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो क्रूड ऑयल के चलने के चांसेस थोड़े से कम हैं। उन्होंने कहा है कि रिस्क घटा है। रिस्क घटा है का मतलब कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस रिस्क है जो बढ़ने का था वो घट गया। दूसरा, टैरिफ पर जल्द सॉल्यूशन कोई नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि क्रूड ऑयल में जो अपसाइड है वो कैप्ड है। और 2025 में अगर जैसे जैसे ट्रेड डील का स्ट्रक्चर वो देख रहे हैं कि अगर ट्रेड डील्स होती हैं तो क्रूड में वॉलेटिलिटी उस हिसाब से होगी। अंशुल भाई, बहुत सारे काउंटर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के क्लोजली ट्रैक करते हैं, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, और आप क्रूड पर कहते भी आए हैं कि आप थोड़ा सा नीचे की तरफ ही देख रहे हैं। कहाँ पर देख रहे हैं आप क्रूड? फ्रेश रेंज क्या है आपकी, और क्या देख रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स को? तो क्रूड 53 तक का टारगेट था, 53-87 का, 55-12 का लो बन चुका है, तो ऑलमोस्ट डाउन साइड कंप्लीट है, क्योंकि वीकली चार्ट पे बड़ी ब्रेक बनी है रिवर्सल। तो 61 का लेवल प्रोटेक्ट हुआ है। एक अपसाइड 64-65 तक आ सकती है, बट वो बाउंस बैक है, तो मेजर कोई अपसाइड नहीं दिख रहा है मेरे को। इसलिए इन स्टॉक्स में कोई बहुत डाउन साइड या कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी। धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए, ट्रेजेक्टरी इन स्टॉक्स की ऊपर ही की तरफ रहेगी। ठीक है। समीर सर, आप कैसे देख रहे हैं सर क्रूड ऑयल को, और क्रूड ऑयल की रेंज क्या लग रही है? मतलब एक ब्रॉडर रेंज, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपने कुछ शायद एनालिसिस किया हो या रिपोर्ट किया निकाला हो। क्या देख रहे हैं सर क्रूड ऑयल? तो फिलहाल थोड़ा सा ओवर सप्लाई तो आया हुआ है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूएस, आल्सो सऊदी अरेबिया ने वो थोड़े डिस्काउंट दिए, तो वो ओवर सप्लाई की सिचुएशन में प्रोबेबली द क्रूड प्राइसेस विल रिमेन वेयर दे आर। यहाँ से नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है बिकॉज देन ऑब्वियसली इफ दे कीप गोइंग डाउन देन प्रोडक्शन कट्स आएंगे, वो लोग थोड़ा तो मैनेज करेंगे ही। But as long as it stays in these regions, I think it's good for India. We are getting a benefit. Sadly, का benefit तो government ले रही है, end consumer को नहीं दे रही है through price cuts. But ठीक है, hopefully in the near future, government will give some price cuts to the consumer who excise कम करके। अगली खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस समय इन शेयरों में मूव भी काफ़ी तेज़ी से देखने के लिए मिल रहा है, वो अदानी शेयर। अदानी ग्रुप आसाम में करीब 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है। आसाम के मुख्यमंत्री के साथ जो अदानी के डायरेक्टर हैं अदानी ग्रुप के, जीत अदानी, उनकी मीटिंग भी हुई और उसके बाद कुछ मेमोरेंडम साइन हुए हैं और आने वाले कुछ समय में इस तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट्स देखे जाएंगे। अंशुल जी, आप अदानी स्टॉक्स को काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं और काफ़ी समय से इन पर बुलिश भी हैं। अभी तीनों में मूव देखने के लिए मिल रहा है, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन्स, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ज़्यादातर सभी आईटी अदानी समूह में मूव है। कोई प्ले करेंगे आज ट्रेडिंग बाउंस के लिए? सर 880 से अदानी ग्रीन लॉन्ग पड़ा हुआ है क्लाइंट्स के पास, तो अभी धीरे धीरे 876 976 आता है तो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे। अदानी पावर भी 589 598 की जोन जाते हुए दिख रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 870 का ब्रेकआउट ले रहा है तो 956 रुपए तक जा सकता है। तो ये तीनों काउंटर में हम हमेशा बुलिश रहे हैं, आगे भी इन्हीं में बुलिश रहेंगे, तो मूव आती है तो इन्हीं में प्ले करेंगे। ठीक है। समीर सर, आप अदानी समूह को कैसे देख रहे हैं सर? प्रॉब्लम खत्म हो गई है या अभी बची हैं कुछ? इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं सर, जिस प्रदेश में जाते हैं वहाँ 10-20 हज़ार करोड़ रुपए से नीचे की बात नहीं करते हैं। और एक समय था जब ये QIP के लिए 5-10 हज़ार करोड़ रुपए के लिए भी इनको प्रॉब्लम आ गई थी। तो लगता है कि जिस तरह की एग्रेसिव स्ट्रैटेजी ग्रुप की है, शेयर भी उतनी तेज़ी से ही बाउंस बैक कर लेंगे जितना डैमेज इन्होंने देखा है अपने। तो हर एक कंपनी को वी कैन नॉट पेंट विद अ सिंगल ब्रश, हर बिजनेस सेपरेट रहती है। जो आप बोल रहे हैं कि कैन ऑल द अदर कंपनीज बाउंस बैक, मेरे हिसाब से मैं दो कंपनीज को स्टडी करता हूँ क्वाइट क्लोजली। एक है अडानी पोर्ट्स, जहाँ पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, प्रॉब्लम है वैल्यूएशन, बट वी बिलीव जो मोनोपोली बिजनेस है और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ेगा देश में, तो अडानी विल डेफिनेटली बी एबल टू गेट द ऑपरेशनल लेवरेज बेनिफिट्स। उनका सेटअप हो चुका है, दे आर मैनेजिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया, सो वी बिलीव कि दे विल डू वेल, बट वैल्यूएशंस रिच है तो डोंट एक्सपेक्ट एक्सेप्शनल रिटर्न्स। और दूसरा जो हम थोड़ा पॉजिटिव बैठे हुए हैं वो अडानी पावर पे है अभी, क्योंकि वहां पे हमें वैल्यूएशंस, yes they are little again not too expensive but they are better off than most of the Adani
अडानी ग्रुप कंपनीज। अडानी एंटरप्राइज पे वैल्यूएशन देना थोड़ा अभी फिलहाल मुश्किल हो रहा है, तो वी डोंट हैव अ व्यू ऑन दैट, बट अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स गुड, शॉर्ट टर्म में वेट फॉर करेक्शंस, फर्दर करेक्शंस टू बाय। क्या वो इतने फास्ट बाउंस हो जाएंगे? नहीं, मेरे हिसाब से उतने फास्ट नहीं बाउंस होंगे। दे विल टेक इट्स टाइम, नॉट बिकॉज ऑफ बैड न्यूज बट सिंपली बिकॉज फंडामेंटल्स एंड market sentiment and all have to catch up and valuations have to catch up, and then you will see the move happening. ठीक है समीर सर, इस समय आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? तो नथिंग हैज चेंज फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स, जो हम आपको बोल रहे हैं वो सेम स्टॉक्स रहते हैं। आज इंडस से थोड़ा बाउंस हुआ है, वो एक स्टॉक है हमारे रेडार पे। टाटा मोटर है, आज वो भी थोड़ा सा बाउंस हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, बट वी स्टिल बिलीव कि टाटा मोटर इज अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, सोलर एनर्जी में, केपीआई ग्रीन सोलर एनर्जी में, सम्मान कैपिटल एनबीएफसी स्पेस में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंकिंग स्पेस में, यूग्रो कैपिटल एनबीएफसी स्पेस में, ऑटो एंसिलरीज में सोना बीएलडब्ल्यू एक कंपनी है जो हम पॉजिटिव है, बट आई वुड लाइक टू बाय एट 350 360 लेवल्स, नॉट एट 460 जो फिलहाल आई थिंक अभी चल रहा है। सो ऑन करेक्शंस दैट मे बी इंटरेस्टिंग। पावर में अगर हम देखें तो हम एनटीपीसी अच्छा लग रहा है ये पॉइंट पे, फ्रॉम अ जनरेटिंग काइंड ऑफ व्यू पॉइंट वो है। एनबीएफसी में दूसरा पीएफसी है जो हमें अच्छा लग रहा है। सो देयर आर स्टॉक्स दैट वी आर लुकिंग एट, वी आर इन्वेस्टिंग, बट माय एडवाइस इज कि प्लीज जो भी हम लोग ने मेंशन किया है हमारे पास है, बट आस्क योर एडवाइजर और स्टडी देम योरसेल्फ बिफोर यू इन्वेस्ट। ठीक है, तो समीर सर ने काफ़ी कुछ सेक्टर्स के नाम बता दिए हैं और उसमें स्टॉक्स के भी नाम बता दिए हैं, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बना सकते हैं। और सर फंडामेंटलिस्ट हैं तो फंडामेंटल टारगेट्स ही हैं, उनके अपसाइड ठीक ठाक होते हैं। तो समीर सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए एंड अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर।